सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर कैसे हैं? सर बहुत मज़े में, लुत्फ बेहतरीन चल रहा है सब कुछ, बहुत आला। आज बड़ा सर ईस्टर्न वेयर ऐसे मैंने दिए आपको फील ईस्टर्न, मज़ा है सर, बेहतरीन। अच्छा सर, तमाम बातें जो हैं जो आज हमने इकट्ठी की हुई हैं उनको शुरू करने से पहले आज विमेंस डे है तो थोड़ी उसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं और फिर बाकी मामलात आगे चलाते हैं। विमेंस डे जो है वो आज के दिन काफ़ी देर से मनाया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। बहैसियत एक माशरा इस किस्म की डेज़ जो है वो करने चाहिए। उसके अंदर ग्लोबल स्पेक्ट्रम पे भी इश्यूज़ हाईलाइट होते हैं, डोमेस्टिक स्पेक्ट्रम में भी इश्यूज़ हाईलाइट होते हैं और मेरे ख्याल में ये चीज़ जो है बेहतरीन है, इसको बरकरार रखना चाहिए बल्कि और मज़ीद एक्सपेंड करना चाहिए। क्योंकि मेरा मसला है कि मुझे उस तरह मेरे रेडार पे नहीं था, वो तो आपने याद दहानी कराई तो इसलिए हमने शो में ज़ाहिर है इंक्लूड करना था। बट अगर मुझे नहीं पता था तो इसका मतलब है कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो इसका मतलब है इसके अंदर थोड़ी सी इनकी जो PR है या क्या कहना चाहिए, इसकी थोड़ी जो डिलीवरी है उसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल सर, मुबारक हो विमेंस डे की। और औरतों के हकूक़ को हमारे से बेहतर कोई नहीं जानता। नहीं, लेकिन ये देखें ना, क्योंकि होता ये है कि जब भी औरतों के हकूक़ की बात होती है तो सबके आइडियाज़ होते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, पहले वो ये कर लें, इस इशू को बाद में एड्रेस किया जाए। हमारे ऐसे कोई आइडियाज़ नहीं है। हमारा ये ख्याल है कि जिस खातून का जो करने का दिल करता है वो कर ले। सो इससे ज़्यादा राइट्स क्या हो सकते हैं? सो बेसिकली ये जो है ना, और सबके राइट्स ऐसे ही होने चाहिए कि जिदा जो दिल करता है वो करे। हाँ सर, मतलब जो कवानीन की हदूद में ज़ाहिर रहते हुए, मतलब ये औरतों की हद तक तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि वो हमेशा रहेंगी कानून के हद में। ये मर्दों को ना कीजिएगा, जो दिल करता है कर दे। नहीं सर, मेरा ये ख्याल है कि जो जिसका दिल करता है वो करे, कानून की हद में रह के करे, बाहर रह के करे, जैसे मर्जी करे, उसकी एक वजह है। अगर कोई कानून से बाहर निकलेगा, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, तो आपने पुलिस क्या करने के लिए रखी हुई है? वो उनको देख लेगी। आपने अदालत किस काम के लिए रखी हुई है? वो देख लेगी उनको। सो जिसका जो दिल करता है वो करे। बाकी ये है कि विमेंस डे हमारा तो ऐसा मुल्क है जहाँ पे 2 दफ़ा मनाया जाता है और शायद ज़रूरत भी है, मज़ीद भी शायद तीसरा भी इवेंट निकालना चाहिए। लेकिन ये जो आज मनाया जा रहा है, ये 8 मार्च, ये इंटरनेशनल विमेंस डे है जो पूरे दुनिया की ख़वातीन मनाती हैं। एक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो उसकी डेट 12 फरवरी है शायद, जो कि पाकिस्तानी होता है। शायद डेट में आगे पीछे कर रहा हूँ, लेकिन उसको वो पाकिस्तान सेंट्रिक है। उसको मनाया जाना शुरू किया जब वैफ की ख़वातीन निकली थी प्रोटेस्ट करने के लिए हदूद ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़, और उसमें बहुत ज़्यादा ख़वातीन ने शिरकत की और पंजाब पुलिस ने पकड़ के उनको जेलों में बंद किया। और उसमें एक जो है वो मर्द भी थे, हबीब जालिब साहब, उनका सिर पाड़ दिया पंजाब पुलिस ने। वो तस्वीर भी है, वो बिल्कुल तस्वीर भी है, जिससे याद है कि एक ज़ाहिर है वो अजहर जाफरी साहब जिन्होंने वो तस्वीर खींची हुई है, फोटो जर्नलिस्ट, वो भी थे। और भी होंगे मर्द ज़रूर, उनके हम नाम भूल रहे हैं। सबको सराहना चाहिए उनकी काविशों के लिए। बिल्कुल सर, और बेहतरीन है उस लिहाज से। और मैं थोड़ा सा इसको लिंक करना चाहता हूँ कुछ जो सियासत के अंदर कुछ चीज़ें हुई हैं जो कि वाक़यात अब मेरे ख्याल में हम चाहते हैं कि हमें कम नज़र आए, लेस ऑफ दिस प्लीज़। वो PTI के एक हैं भट्टी साहब, जो कि उनके पंजाब की हद तक को प्रेसिडेंट है किसी चीज़ के पार्टी के और ख़ुद एडवोकेट भी हैं। तो उन्होंने किसी जगह पे लोग इकट्ठे हुए थे जिसमें ज़ाहिर ज़्यादातर मर्द हज़रात ही थे, तकरीबन सारी मर्द हज़रात थे। तो उन्होंने जो हमारी चीफ़ मिनिस्टर हैं मरीम नवाज़ साहिबा, उनके मुतल्लिक़ बहुत ही नाज़ेबा और मतलब बहुत ही गलत और गंदी गुफ्तगू जो है वो किया। अल्फाज का चुनाव तो उनका इतना ही बुरा था कि हम यहाँ दोहरा भी नहीं सकते उसको। तो वो गलत बात की और इर्द गिर्द जो लोग थे जो वो भी इस चीज़ को सुन के पंप हो रहे थे, कहके मार रहे थे। सो उसके बाद अलबत्ता ये हुआ, और ये कुछ दिन पहले की बात है जब ये हुआ, और उसके बाद कुछ दिन बाद में टाइमलाइन एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कितनी देर बाद उन्होंने फिर माफ़ी जारी की वीडियो नोट की हैसियत से, तो जिसमें उन्होंने कहा जी कि सब जो ख़वातीन होती हैं हमारी माएँ बहनों और बेटियों की तरह होती हैं,
और मैंने गलती की और मैं माजरत चाहता हूँ, इस किस्म की उन्होंने एक लंबी चौड़ी अपॉलॉजी भी पेश की। सो पॉइंट भी है कि जब वो ये बोल रहे थे तब उनको नहीं अंदाज़ा हुआ कि अपॉलॉजी शायद तब कर लेनी चाहिए थी, उसके थोड़ी देर बाद कर लेनी चाहिए थी, या वो बात करनी ही नहीं चाहिए थी। तो वुमेंस डे ख़ास तौर पे इस चीज़ को थोड़ा सा और कंपाउंड करता है कि गुफ्तगू अगर दो मर्द हज़रात हों तो आपस में एक्सट्रीम जब वो चले जाए, हालांकि हम तशद्दुद के बहुत ख़िलाफ़ हैं, लेकिन वो एंड यूजली उस चीज़ में कर जाते हैं। ख़वातीन की हद तक अगर कोई मर्द ऐसी बात कर रहा है तो वो ऑप्शन नहीं रहती। आपको मज़ीद केयरफुल होना चाहिए इस तरह के मामले में। जैसे वही दुरा रहे तो उसमें से एक जुमला अगर मैं सिर्फ उठाऊँ उन्हीं का, तो वो ये है कि आप अगर अपने माशरे में जब जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी खातून होती है तो उसको हैसियत आपने अपनी ही माँ, बेटी और बहन की देनी होती है। तो वो ख़ुद नहीं कर पाए ये, अलबत्ता उन्होंने माजरत कर ली। तो मैं उस लिहाज से समझता हूँ कि थोड़ा टू लिटिल टू लेट है ये चीज़। खामोशी इस वाक़ये की दोनों क्वार्टर से, PTI की तरफ से भी खामोशी, क्योंकि वो शायद इस चीज़ को तस्लीम नहीं करना चाहते। मतलब ये शुक्र है कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत उठा के फेंका नहीं मज़ीद, तो वो मैं आप समझ होंगे गुफ्तगू की नौयत क्या होगी। लेकिन नून लीग के क्वार्टर से भी उन्होंने इस चीज़ को उस तरह से अपना हाथ नहीं डाला उसके अंदर, क्योंकि वो ज़्यादा फिर एक फैल जानी थी चीज़। तो ये मेरे ख्याल में नून लीग का ये करना कि हम बात नहीं करेंगे इस बारे में, वो ठीक था। PTI का इसको तस्लीम ना करना और इसके ऊपर एक्शन न लेना वो गलत था। बिल्कुल। अच्छा, इसमें शुरू तो हम बात करते हैं कि आपने कहा कि इस इवेंट को इतना एडवर्टाइज़ नहीं किया गया। अच्छा, हर दफ़ा ये होता है कि जितनी ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट होती है उतनी ज़्यादा इनके ख़वातीन की राह में रोड़े अटकाए जाते हैं कि जी NOC नहीं दिया जाएगा, आपको खड़े नहीं होने दिया जाएगा। अब बात फिर वही है कि NOC किस चीज़ का, मतलब अगर कुछ ख़वातीन मतलब जो कि पाकिस्तानी नेशनल हैं वो अगर प्रेस क्लब के बाहर खड़े होकर प्ले कार्ड्स उठाना चाहती हैं, आप उनको किस कानून के तहत रोकोगे? तो लेकिन फिर वही बात है कि वो जो है ना, ये दो धारी तलवार है कि अगर वो एडवर्टाइज़ ज़्यादा करते हैं, पता ज़्यादा लोगों को लगता है, लेकिन फिर इस तरह सरकार राह में रोड़े अटकाती है, एडवर्टाइज़ कम करते हैं, तो फिर उसके बाद कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि जी हमें पता नहीं चला कि ये इवेंट हो गया। ये थी एक चीज़। दूसरी चीज़ ये जिस तरह से आपने इंसाफ का जिक्र किया, अच्छा अब जाहिर है अब किसी की नीयत पे तो शक नहीं करना चाहिए, अब वो अल्लाह जानता है कि उनके दिल में क्या है। अगर उन्होंने माफ़ी मांगी है शायद तहे दिल से मांगी होगी। दूसरा ये है कि अगेन मरियम साहिबा के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की थी, सो अग्रीव्ड पार्टी अगर चाहे तो उनको कोर्ट में लेके जा सकती है, वो कानूनी चारागोई करना चाहती हैं या नहीं उन पे है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो ये है ना कि वही बात है कि टू लिटिल टू लेट जो आपने अपॉलॉजी का जिक्र किया है, तो वो इस बात को अगर मतलब जिस तरह आपके ज़हन में भी आया होगा, मेरे ज़हन में भी आया है कि अब क्योंकि मरियम साहिबा चीफ़ मिनिस्टर बन गई हैं, ठीक है, तो ये भी एक पीछे मुहरकात में से एक हो सकता है। सो बुनियादी बात यही है मेरे ख्याल में, इवेंचुअली जो है ना मामलात सही सिमत में अब जाएंगे, और उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि ख़वातीन पढ़ना लिखना शुरू, मतलब जो तो हमेशा से चाहती थी लेकिन पहले मुआशरा इजाज़त नहीं देता था। अब जब से ख़वातीन इंडिपेंडेंट हो गई हैं ना फाइनेंशियली, मतलब जो अपना कमा सकती है, उसके पास चाहे तालीम है, चाहे स्किल है, चाहे कुछ भी है, जब वो कमा सकती है तो फिर वो अपने खिलाफ कोई भी ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करेगी। सो एक ये सियासी मसला, तो दुनिया का हर मसला सियासी मसला होता है, लेकिन मुआशरती मसला ये पहले है। ख़वातीन को अगर हम पढ़ा लिखा देंगे, मतलब हमसे मुराद है कि मतलब जिनकी ज़ाहिर है जो माँ बाप ही कर सकते हैं ये, तो वो उनकी बच्ची फिर जो है वो आप फिर पढ़ी लिखी खातून के ख़िलाफ़ जो भी अपना कमाने खाने के काबिल है उसके ख़िलाफ़ आपको जुल्म करके दिखाएं, वो फिर आपको बताती है। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा। और फिर भी हमने उस तरह से भी देखा है कि जो अर्निंग वेमेन होती हैं, वर्किंग वेमेन होती हैं, फिर भी माशरे के अंदर तंगी जो है वो बनिस्बत एक मर्द के उनको ज़्यादा पेश करनी पड़ती है। तो ये तो एक माशरे की हद तक हम सबको इवॉल्व करने की ज़रूरत है, और इस किस्म की चीज़ें होती रहेंगी। तो मेरे ख्याल में इसके अंदर मज़ीद जिद्दत आएगी और लोग जो हैं वो समझेंगे हकूक़ क्या होते हैं, फेमिनिज़म की तहरीक क्या होती है और बाकी चीज़ें क्या होती हैं। इसमें हमें मज़ीद करना चाहिए ऐड। बिल्कुल, इसमें एक ये चीज़ आप ऐड कर लेना, ये बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह मरियम साहिबा जो है, मतलब एक खातून जो है चीफ़ मिनिस्टर बन गई है, एक खातून बन चुकी है प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा आप वो पुरानी हमारी फिल्में होती थी इंडिया पाकिस्तान दोनों की, कि लड़की को अगवा कर लिया है, कि वो पहले मान नहीं रही थी, अगवा करके ले आए हैं, मान गई है, शादी हो गई है, मोहब्बत भी हो गई है। अब इस तरह की फिल्में नहीं बन सकती। पहले क्या था कि वो 90s में ख़वातीन अपने घर के मर्दों को कहती होंगी कि जी फिल्म देखने जाना है, वो ख़रीदते होंगे टिकट, वो लेके जाते होंगे, वो लेके आते होंगे।
अब खातून जो ख़वातीन हैं वो ख़ुद कमाती हैं, वो ख़ुद चली जाती हैं, टिकट ख़रीद लेती हैं, अब वो एक बेसिकली इकोनॉमी का हिस्सा हैं। अब आप उनको नाराज़ नहीं कर सकते। मतलब मतलब ख़वातीन अगर सोच लें कि आपके ब्रांड के कपड़े नहीं पहनने या आपके ब्रांड के आपकी फिल्म नहीं देखनी या आपका मतलब हर किस्म का कारोबार इससे इफेक्ट हो सकता है। आप हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को आप नाराज़ कर दोगे तो आपका कारोबार नहीं चलेगा। सो अब ये हर चीज़ का हल सिर्फ एक है, जो बंदा खुद कमाता है ना वो उसको नहीं आप दबा सकते। बिल्कुल सर, और हमने इसी शो पे ये बात की थी कि पीटीआई का माजी में भी एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है, और बानी पीटीआई की हद तक मैं बात कर रहा हूँ कि वो भी ख़वातीन के हवाले से जब भी उन्होंने गुफ्तगू की, एक तो उनका बहुत ही गलत कमेंट था मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से कि आप मेरा नाम क्यों इतना लेती हैं, तो उन्होंने एक बात की थी, वो भी जुमला नॉट कॉल्ड फॉर, नॉट नीडेड। जो चीफ़ मिनिस्टर केपी के अब बने अली मीन गंडापुर, उनका भी इनके ख़िलाफ़ एक था। उसके अलावा केपी असम्बली का हमने अभी वाक़या देखा। तो पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड इसमें ठीक नहीं है, एंड नॉट रियलाइजिंग कि ये एक इतना बड़ा वोट बैंक है उनके लिए, तो और उनको लग रहा है कि वो एक बुलेट प्रूफ वोट बैंक है जो कभी हमसे जा नहीं सकता। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इस किस्म की चीज़ें अगर बढ़ जाएंगी, अगर ज़्यादा होंगी, तो उनका वोट बैंक ये डिक्रीज़ होगा। खातून जो है वो खातून के साथ खड़ी होती है, वो मरीम नवाज़ ही क्यों ना हो और आपको पसंद क्यों ना हो। आप देखें एक बहुत तगड़ी अपोजिशन है पंजाब असम्बली में ये SIC PTI की। सो आने वाले दिनों में जब इजलास होगा जिसमें मरीम साहिबा मौजूद होंगी, चले ना भी मौजूद हों, तो मुझे लग रहा है कि जिस किस्म का उनका टेम्परामेंट बना हुआ है इस टाइम, तो वो इस किस्म की जितनी गुफ्तगू करेंगे वो उनके कभी फ़ायदे में नहीं जाएगी, वो लॉन्ग रन में उनके ख़िलाफ़ ही जाएगी। बिल्कुल यकीनन। सो बात वही है ना कि ये सारी वही गुफ्तगू है जो कि 90s में PMLN करती होती थी, अब वो PTI कर रही है। बेनज़ीर साहिबा के खिलाफ किया करते थे। बिल्कुल। सो बुनियादी तौर पे ये मैं तो अक्सर कहता हूँ कि ये पार्टी बेसिकली एक ही है। वो जाहिर है कि जब बढ़ गए तो फिर वो अलग-अलग हो गए, फिर जाहिर है इनको ज़्यादा टाइम ज़्यादा हो गया था, इन्होंने सीख लिया, इन्होंने मिसाक़े जमहूरियत भी किया, इन्होंने उसके बाद फिर खुद से अपनी एक, अब ये देखें ना कि खातून को आगे कर दिया, चाहे बेटी क्यों ना हो, बहरहाल है तो खातून है, ठीक है, तो उनको खुद से नॉमिनेट किया CM के लिए। सो अब वो उनकी एवोल्यूशन का सफ़र इनसे ज़्यादा है। इवेंचुअली मैं फिर वही कह रहा हूँ कि PTI जो है ना वो जितनी भी बुरी है और वो चाहे जो भी चाहती हो, इवेंचुअली यही आना है। पूरी दुनिया ने ना प्रोग्रेस करनी है और यहीं पे पहुंचना है, क्योंकि इकोनॉमी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप 50% पॉपुलेशन को अलग कर दें। सर चले, ये हमारा थोड़ा सा उस मौजू की हद तक रहा, वुमेंस डे की हद तक थोड़ा हम जैसे करते हैं क्रिकेट को डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडेज़ को आपको पता है हम थोड़े भरे हुए होते हैं। ख़बरें हम PSL की हद तक इतनी नहीं करेंगे। एक है PSL से, उसका डायरेक्टली मैच से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो ये कि मोहसिन नकवी साहब ख़बरों में रहे, और वो उस तरह से रहे कि उनके 2 को बयानात थे जो हम डिस्कस कर लेते हैं, और उनकी जो 2 बयानात के ऊपर जो फिर रद्द-ए-अमल है उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने जाना एक ब्रेक के ऊपर, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सारी बातें आपसे फिर से करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम थोड़ा वुमेंस डे के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, हम थोड़ा सा चल पड़े क्रिकेट की तरफ, डिस्कस कर लेते हैं सारी तमाम बातें जो है। मोहसिन नकवी साहब के 2 बयानात थे, उनको हम ज़रा यूज़ करेंगे और फिर उनसे जाएंगे हम अपनी बाकी ख़बरों के ऊपर। तो पहला बयान तो शायद उनका बड़ा सख्त था, और वो ये था कि कह रहे थे कि मैं जो हूँ ज़्यादा लिहाज नहीं करूँगा। तमाम तर जो टीम और है इंतज़ामिया, उसके अंदर अगर किसी एक से भी गलती हो या इस किस्म की, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, गलती हो तो मैं तमाम टीम को फारग कर दूंगा। जिस पे मेरा एक सवाल था, क्यों सारी टीम को करने की क्या ज़रूरत है? ये बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, और ये मेरे ख्याल में जज्बात की रॉ में बह गए। और लेकिन जो मुझे जिस बात से प्रॉब्लम है वो ये है कि इस बात पे तनकीद होनी चाहिए थी, लेकिन ट्विटर पे इस बात पे इतनी तनकीद नहीं हुई। अच्छा, वो दूसरी बात पे दूसरी बात पे तनकीद हो गई, जो कि मेरे ख्याल में इतनी कोई तनकीद वाली बात नहीं थी। कि उन्होंने कहा जी कि मैंने कुछ मैचेस देखे हैं ग्राउंड में बैठ के PSL के, और जब मुझे आवाज़ आती थी कि मैं देखता था, अगेन आई एम पैराफ्रेजिंग, के बहुत बड़ा छक्का जा रहा है, तो मुझे एकदम से ज़हन में ख्याल आता था कि ज़रूर किसी इंटरनेशनल प्लेयर ने मारा होगा, क्योंकि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनके छक्के ज़्यादा बड़े नहीं हैं, फिटनेस के ऊपर जा रहे थे वो। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की फ़िटनेस का कोई मसला है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। अच्छा, अब वो जो इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है इस पर बाद में आते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका भी कोई शायद लाहे अमल दिया है, लेकिन और वो शायद तनकीद उस पर हो सकती हो
ये बात तो ठीक है। अच्छा, इस पे तनकीद जो है क्यों हो रही थी मुझे समझ नहीं आई। यहाँ तो जाहिर है कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि जी छक्का तो छक्का होता है, मतलब नंबर आपको रन तो 6 ही मिलने हैं, ये थोड़ी है कि बड़े छक्के के 8 नंबर मिल गए हैं तो बस छक्का लग रहा है तो फाइन, बड़ा है छोटा है आपको इससे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन बुनियादी बात ये है कि ये क्रिकेट लाइक ऑल स्पोर्ट्स, बल्कि मैं तो इसको कहता हूँ ये बेसिकली परफॉर्मिंग आर्ट्स है। ठीक है, आप ये क्रिकेट क्यों खेलते हो? आपने पैसे कमाने होते हैं, आपने टीवी राइट्स बेचने होते हैं, आपने लोगों को ग्राउंड में लेके आना होता है। अब क्रिस गेल जो है वो उससे ज़्यादा तेज़ खेलने वाले भी लोग होंगे, लेकिन लोग उसकी टिकट खर्च के आते थे देखने क्योंकि जी बड़े छक्के मारता है। सो ये एक चीज़ है कि अगर आप में एडिड ये क्वालिटी है बड़े छक्के मारने की तो यू आर अ क्राउड पुलर। हाँ सर, देखें हमारी टीम के अंदर अगर आप बड़े छक्के वाले प्लेयर ले लें तो उसमें आजम खान बड़े छक्के मारता है, तो फिटनेस तो नहीं मुंसलिक हो सकती आजम खान से, मतलब हालांकि उस लिहाज से वो अपनी स्पोर्ट के अंदर मतलब फिटनेस थोड़ी सब्जेक्टिव कर दी गई है। लेकिन उसका असल में ये कि सर अगर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं और इंडिया भी एक हद तक चले जाएं तो ऑस्ट्रेलिया के तो तमाम प्लेयर्स, इंडिया के कुछ जो हैं उन्होंने क्रिकेट के अंदर फिटनेस को बहुत ज़्यादा इनपुट ले आए हैं उसकी। सो वो हमें भी उसको फॉलो करना चाहिए। तो उसको करने के लिए नकवी साहब ने आपने कल अमल पेश किया, उन्होंने वो ये किया कि जैसे एक दफ़ा पहले हमारे इंग्लैंड के टेस्ट से पहले हमारी टीम जो थी वो एक कैंप पे गई थी, आर्मी के कैंप में, वहाँ पे उन्होंने जाके ट्रेनिंग की थी। सो इनको भी हमारी जो मौजूदा टीम है, नेशनल टीम है, उनको 10 डे का एक फिटनेस ट्रेनिंग आर्मी की उस निगरानी के अंदर करने को कहा है और वो सब जाएंगे। तो उस लिहाज से तो फ्रॉम अ पीआर पॉइंट ऑफ व्यू तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है डेफिनेटली। लास्ट टाइम तो ये बेहतरीन होगी थी क्योंकि उसके जब ट्रेनिंग करके ही गए थे वो इंग्लैंड में, तो वहाँ पे पहला टेस्ट जो लॉर्ड्स में था वो हम जीते भी थे। उसके अंदर मिसबाह हक ने पुशअप्स भी निकाले, डंड भी निकाले थे, सलूट भी किया था, बाकी टीम वाले बड़े खुश हुए थे। वो एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ा अच्छी मतलब आपको साइट्स थी देखने को। तो इस वाले में अब आया, इससे कोई फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता तो ये हम आगे जाके देखेंगे, बट वो जा रहे हैं। सो इसमें जो है ना तनकीद थोड़ी सी सिर्फ इसलिए हो सकती है कि जिस तरह आपने कहा ना कि अच्छी पीआर, व्हाट इफ़ दे गो एंड लूज़ द मैच, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम ये है कि वो हारेंगे तो अपनी शायद किसी और वजह से, लेकिन उसका जो ब्लेम है वो ट्रेनिंग वालों पर भी आ जाएगा। सो क्यों वो ब्लेम लेना है, उनको करने दें प्लेयर्स को जो भी वो करते हैं। बाकी जो आज़म खान की भी आपने बात की, देखें अगर वो कीपिंग ठीक कर रहा है और बैटिंग ठीक कर रहा है तो उसने फील्ड में भागना तो है ही नहीं। सो क्या फ़र्क पड़ता है कि उसकी कीपिंग और बैटिंग ठीक होनी चाहिए बस। अच्छा, फिर ज़रा अगर आप इजाज़त दें तो पीएसएल पे भी आ जाएं। पीएसएल में मैंने 2 चीज़ें नोट की। अच्छा, एक तो ये कि बड़ी अच्छी बात है कि वो अब ना ग्राउंड में मैच के अलावा एक्टिविटी पे भी फोकस कर रहे हैं, और इसका फ़ायदा ये होता है कि बेसिकली ये होती है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, कल्चर अपना दिखाने के लिए। अच्छा, वो उसमें ना एक तो ये था, हमने पिंडी स्टेडियम में देखा कि करीब से एक घर पे बच्चों ने गुड्डा उड़ाया हुआ था, तो वो गुड्डा इन्होंने बड़ा फोकस किया और प्लेयर्स भी देखना शुरू हो गए गुड्डे को। बिल्कुल, तो बड़ा अच्छा मैसेज गया। ऊपर से आपको पता है कि हम तो बसंत के वैसे ही दाई हैं, हम तो कहते हैं कि जी बसंत खोलें। तीसरा उसमें ना एक और चीज़ भी इंटरनेशनल मीडिया ने देखी होगी, और वो ये कि ये ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे जो चीज़ बैन है वो भी कर लो तो बचत हो जाती है। ये क्रेजियस लोग हैं। सो इससे जो आपको पता है जो एक ट्रैवलर होता है उसको इस तरह की चीज़ें देख के वो एडवेंचरिज्म उसका जाग जाता है, एड्रेनलिन रश के लिए वो कहेगा यार आके चलते हैं, कानून तोड़ते हैं वहाँ। सो ये तो चले ट्रैवलिंग के लिए, टूरिज्म के लिए अच्छी बात है। एक नेगेटिव चीज़ भी मैंने नोट की, और वो ये कि उन्होंने ग्राउंड में फोकस किया जहाँ पे अंडा शामी बर्गर बन रहे थे। अब वैसे तो खैर ये भी पॉजिटिव चीज़ है कि अंडा शामी आपको पता है ये हमने कहीं बाहर से नहीं ली, ये हमारी अपनी ईजाद है, इंडिजिनस टू पाकिस्तान, फखरिया पेशकश। लेकिन उसमें ये था कि जो बना रहे थे ना उन्होंने ग्लव्स श्लव्स कोई नहीं पहने हुए थे, हाथ से ही सारा कुछ चल रहा था। अब आपको पता है पाकिस्तान में डराया जाता है गोरों को इस बात से कि जी वो फूड हाइजीन का देख लेना, तो ये ना हो कि इससे रिपेल हो फॉरेन ऑडियंस। सो फौरी तौर पे उनको ग्लव्स पहनाए। सर नहीं पहनते तो एक पीएफए का छापा पड़वा दें स्टेडियमों के अंदर, ठीक हो जाएंगे, कोई मसले वाली बात सर। लेकिन ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये गुड्डे वाली चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी, अच्छी लगी। बसंत की देखे ना, अगर एक नेशनल लेवल पे मुश्तरका एक व्यू पॉइंट है बॉयज़ एंड गर्ल्स का, वो ये है कि जिन्होंने देखी है बसंत, कि बसंत को वापस लाए। हमने इसी शो पे अदील भाई आए हुए थे, उन्होंने हमें किस्से भी सुनाए, बड़ा मज़ा आया, उनको भी एक दिन फिर वापस बुलाएंगे। लेकिन बसंत सर मेरे ख्याल में अब वो पॉइंट आ गया है कि आपको एक मईशी सूरत हाल को देखते हुए भी आपने टूरिज़म से अगर आप कमा सकते हैं, सो बसंत उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त तरीक़ेकार है। उसके साथ जो
उसके जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं, बहस इस चीज़ पे मेरे ख्याल में अब नहीं होनी चाहिए कि बसंत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ पे तय कर लें, मरीम नवाज साहब कर दें कि यार होनी है, ये तो डन है, आज से 1 साल बाद बसंत होनी है, ये फलाने लोग हैं। अब उसके इर्द गिर्द जो मसाइल हैं ना, अब उन पे बैठ के बात करते हैं। हमारा मसला ये कि हम इतने सालों से कर ये रहे हैं कि यार होनी है नहीं होनी, वो एंड में होता है कि यार नहीं होनी। जो उनके मसाइल हैं जब उनके ऊपर बैठ के बहस होएगी, अगर अच्छे इंटेलेक्चुअल दानिश्वर लोग बैठ के कोई फैसला करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, मतलब हर चीज़ का हल निकल सकता है। आपने बगैर दंगे फसाद के इलेक्शन करा लिया है ना पूरे मुल्क में। जी सर। तो फिर बसंत भी हो सकती है। वो 9 तारीख को होता जो भी जो दंगे फसाद वाला मामला, जरा लोग रैली हो गए थे। वो तो इमोशंस थे ना सर लोग के। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैं तो इस वक्त नई हुकूमत आई है, मैं इनको एक और तरीका बता देता हूँ रेवेन्यू जनरेट करने का। पुरानी किताबें खोलें और उसमें से निकालें कि कौन कौन सा त्यौहार होता था इस खित्ते में जो अब मांद पड़ गया है या नहीं हो रहा, सबको रिवाइव कर दें। यहाँ पे 365 दिन है तो 300 त्यौहार होने चाहिए। मैं देखता हूँ कैसे बाहर से लोग नहीं आते। नहीं, लोग तो आई थिंक सर, और सिर्फ ये एक त्यौहार की बात कर रहे हैं हम, जो कि बसंत था, जिस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी से बहुत लोग आते थे यहाँ पे, और लाहौर उसका एपिसेंटर होता था। और अब जैसे आप ही मुझे उस दिन बता रहे थे कि ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही ये चीज़ ख़त्म हो गई, और चंद शहरों के अंदर ये अभी भी होती है, मनाई जाती है। सर इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ द कंट्री, उसमें होती है। और उन्होंने देखिए, उन्होंने तो मसले ही खत्म कर दिए ना, वो F9 पार्क में करते हैं ना। तो अब वो F9 पार्क के अंदर क्या ही हो जाए। सर पार्क क्या, हमारे पास बरकी, हमारे पास जल्लो है। जल्लो नहीं, आप, मैं कह रहा हूँ कि आप दूर चले जाएं, आप शहर जहाँ पे बहुत डेंस ट्रैफिक है वहाँ से दूर चले जाएं, उसको एज अ पायलट प्रोजेक्ट जो है मिडिल ऑफ द ईयर यूज़ करें, लोगों को रैली करें, सर लोग जाएंगे। बहरहाल चलें, ये तो हमारा आपको पता है कि बसंत की जब बात छिड़ जाए तो हम फिर चलते रहते हैं। आखिरी PSL पे मैं एक और बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि मुझे तो मज़ा आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बच्चे शायद इंजॉय ना कर रहे हों पिंडी के मैचेस, बिकॉज पिंडी की पिच इतनी अनयूजुअल खेली है कि मतलब अभी तक अगर 6 मैच हुए हैं तो उनमें से 4 हाई स्कोरिंग नहीं थे। फिर बैटिंग फर्स्ट जीत रही थी, यानी कि अगेन क्योंकि मैच टाइट हो रहा था, फंस रहे थे। सो ये वो पिच है जो कि इस PSL शुरू होने से पहले आखिरी 10 मैचों में उसका एवरेज स्कोर था 240, और अब उसमें उस तरह से हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हो रहे। सो ग्राउंड स्टाफ, जिसकी आपको याद होगा जो PSL शुरू हुआ था लाहौर में, हमने बड़ी तारीफ की थी। सो पिंडी में व्हाट चेंज्ड, अगेन हमें मज़ा आ रहा है, लेकिन आजकल के बच्चे आपको पता है चौका छक्का देखना चाहते हैं। और सर पिंडी का ये भी एक शायद शिकायत है कि टिकट उन्होंने काफ़ी हैवी रखी, मतलब 2500 और 5000 रखी उन्होंने टिकट, तो शायद सारे स्टेडियम की हद तक भी अफोर्ड नहीं करते उस तरह जाके पूरा मैच। आपको पता है अकेला तो कोई नहीं जाता ना, सब लोग जाते हैं साथ। तो अच्छा, लेकिन मैंने एक और चीज़ भी ये देखी कि अब जिस तरह लाहौर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट लाहौर की अपनी टीम की होती है, बाकियों की कम होती है, मुल्तान में भी इसी तरह है, कराची में भी इसी तरह है। अच्छा, इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है कि उसमें मतलब पिंडी एक ऐसा शहर है कि उसमें जितनी सपोर्ट इस्लामाबाद की होती है उससे शायद ज़्यादा ही दूसरी टीम की होती है, क्योंकि लोग इतने इधर उधर से आए होते हैं। और सर पिंडी और इस्लामाबाद का एक ज़रा टर्फ वॉर सी है, आपको पता ही है क्यों। सो बहरहाल वो अपनी जगह। एक और क्रिकेट की खबर बहरहाल मेरे पास है, वो पाकिस्तान से नहीं है, बट वो इंटरेस्टिंग इस तरह से कि एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में, जो कि है T10 टेनिस बॉल की लीग एक शुरू की गई है वहाँ पे। अब आपको पता है कि टेनिस बॉल जो है वो हम यहाँ से नहीं खेलते, हम टेनिस बॉल के ऊपर पहले आप टेप मारते हैं और फिर टेप बॉल क्रिकेट यहाँ पे होती है। टेप बॉल क्रिकेट जो है यहाँ पे एक बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा खेली जाती है, और बड़ा प्लेयर जो है इस वक्त टीम में जो मौजूद है वो शुरू टेप ही होते हैं। और ये इसमें जो है ना, मुझे ये था कि इंडिया भी टेप बॉल करता है, उसमें ना देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। टेनिस बॉल ज़ाहिर है स्किल सेट तो हर चीज़ में ही रिक्वायर्ड है, लेकिन उसका स्किल बिल्कुल डिफरेंट है। गेंद तेज़ नहीं आती, गेंद बाउंस पड़ के खड़ी हो जाती है, उस तरह से तेज़ निकलती नहीं है, तेज़ लंबा छक्का नहीं होता। सो उस तरह से ना वो देखने में मज़ेदार नहीं है। लेकिन क्योंकि इंडिया में कल्चर ही टेनिस बॉल का ज़्यादा है, वहाँ पे एक बड़ा मशहूर उनका वेब सीरीज़ भी है सिक्सर के नाम से। सो वो है ही टेनिस बॉल क्रिकेट के ऊपर। लेकिन ये है कि नंबर एक चीज़, काश टेप बॉल होती, वो पाकिस्तान को चाहिए कि शुरू कर दे। और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान में तो इसके ऊपर टूर्नामेंट्स के अलावा वो तो होते ही हैं, फिल्में ड्रामे क्यों नहीं बनते, मेरी समझ से बाहर है। सर टेप बॉल की हद तक, जैसे आपने पाकिस्तान के हवाले से बात की, यहाँ पे मेरे ख्याल में आप अगर सिर्फ 50 बंदा उठा लें, और बल्कि आप इसको भी एक वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रीक्वल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहें जी कि एक टैलेंट हंट हो रहा है,
कुछ स्पॉन्सर कर दें कि जी हमने 50 बंदा ढूंढना है और 5 टीमें बनानी है टेप बॉल क्रिकेट की, और फिर इन 5 टीमों की लीग होगी। मुझे बताएं कौन नहीं देखेगा सर? सर ये मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो जितनी PSL की फ्रेंचाइजेज है ना, ये तैयार है इन्वेस्ट करने के लिए। आई एम श्योर। जिस तरह जब हो रही थी बात कि ख़वातीन की PSL होनी चाहिए, तो उसमें कोई बाहर से थोड़ी आना था किसी ने, इन्हीं का फर्स्ट राइट था और ये तैयार हैं। उसके भी जो मसाइल हैं ना कि वो हम किसी दिन डिस्कस करेंगे कि क्यों अभी वो शुरू नहीं हो पा रही। इसी तरह आप कॉलेज लेवल पे लेके आए, ये लोग तैयार हैं फंड करने के लिए। आप टेप बॉल लेके आए, ये लोग तैयार हैं फंड करने के लिए, क्योंकि इसमें से बहुत वेल्थ जनरेशन होनी है, रेवेन्यू जनरेशन, इसमें ब्रांड ही ब्रांड आएगा। सर बहरहाल हम होप करते हैं हमारी बातें कुछ सुन के शायद इसको शुरू कर दें, नकवी साहब भी शायद करते हैं। चलें, यहाँ पे हमने जाना है ब्रेक के ऊपर से। आफ्टर ब्रेक वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे ज़रा क्रिकेट की दुनिया से क्या खबरें थी। अब ज़रा मूव करते हैं सियासी खबरों में। सर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, सारों को हम कोशिश करेंगे कि हम कवर कर पाएँ। कुछ करंट चीज़ें हैं, कुछ आपके मेरी हमारी खबरें हैं, उनके बारे में बात करते। शुरू करते हैं नेशनल असम्बली से। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और उन्होंने अपनी अब काबीना बनानी है। तो काबीना की हद तक कुछ जो हमें बातें और पता चल रही हैं, जो हमें बताया जा रहा है, ये ज़ाहिर है ये अभी सबके अंदाजे हैं, कुछ ज़ाहिर सोर्सेज हैं हमारी, उन्होंने हमें ये बात बताई है। कभी भी कुछ भी मूड बदल सकता है, कुछ शख्स कैसे था मुझे ये नहीं ये करना है, तो लेकिन ये बात तो तय है कि तमाम तर जो की पोजीशंस है वो जा नून लीग की गई है। सो इसमें फाइनेंस की हद तक तो हमें कंफर्म हो गया, बल्कि आपने ही इधर ही बैठ के लास्ट वीक बताया था कि जो HPL के औरंगजेब साहब हैं उनको वो पहले भी आए कर रहे थे, फिर उनके शायद बात नहीं हो पाई बनी, उसके बाद अब वो अग्री कर गए। इसके ऊपर तो हम आते हैं फाइनेंस की हद तक पूरा एक डिस्कशन करते हैं। जो कुछ की मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें जैसे आपकी प्लानिंग एंड प्राइवेटाइजेशन को क्लब करके वो एहसन इकबाल साहब को दी जा रही है। फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो सुना है साग डार साहब को दी जा रही है। सो जो डिफेंस की है वो ख्वाजा साहब को दी जा रही है, और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है उसके ऊपर अताल तारर साहब का नाम जो है वो बहुत चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इनके ऊपर बात कर लेते हैं जरा। हाँ, सो इंफॉर्मेशन से शुरू करते हैं। अतार तारड़ साहब जो हैं वो ज़ाहिर है नून लीग के लोग हैं वो उनको बहुत पसंद करते हैं। जो नून लीग के नहीं हैं वो उनको इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी भी जो रवैये हैं उसमें कई दफ़ा शिद्दत देखने में आई है। उनकी एक तस्वीर है वो कॉन्स्टिट्यूशन वाली किताब के साथ जो कि बड़ी वायरल हुई। तो इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल, ज़ाहिर है गुमान सबसे अच्छा रखना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि किसी भी शख्स पर जितना मर्ज़ी वो जो है भरपूर क्यों ना हो, जब ज़िम्मेदारी पड़ती है तो अमूमन वो काम हो जाता है। तो इसमें भी मुझे लगता है कि जब इन पे ज़िम्मेदारी पड़ेगी तो ये शायद उस तरह से उठ के नहीं आएंगे, और अपोजिशन को जो इनसे एतराज़ात हैं वो शायद कम हो जाएं। बाकी इनकी एक तो अच्छी बात है जो कि हम ज़ाती नौयत में जानते हैं कि एक्सेसिबल है। सो ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के लिए, क्योंकि और ये अमूमन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो लगाए जाते हैं वो होते हैं, एक जो बिल्कुल रीसेंट पास्ट में जो हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस था कायरा साहब के साथ, वो ख़राब इसलिए था कि वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी थे और वो एक्सेसिबल भी नहीं थे। हाँ, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर देखें जी, वैसे तो ये डिबेट भी बहुत छिड़ी रही है इस मुल्क में। सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो बहुत ये कहा है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री तो होनी ही नहीं चाहिए, कि जी आपके तमाम तर जो इदारे हैं और महकमे हैं उनके स्पोक्स पर्सन तो होते हैं, हुकूमती नुमाइंदे भी जो होते हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर की अपनी एक टीम होती है, वो बात बता रही होती है, सब कुछ जो है। तो एक जॉइंट मिनिस्ट्री बनाने का कोई तुक नहीं समझ आता, बट चूंकि है और बड़े सालों से है तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। अब है एक सिस्टम बना हुआ, उसके अंदर रहना है। तारड़ साहब की हद तक ये है कि अगर तो वो माजी के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उसमें एक एक चीज़ ले लें, फ़र्ज़ करें वो परवेज़ चीज़ साहब का ज़रा जो ठहराव है वो, मरियम औरंगज़ेब साहिबा की प्लानिंग जो है, फवाद चौधरी साहब की ज़रा जो बयानबाजी और गुस्सा है, मतलब इसका एक अगर हाइब्रिड मॉडल सा हो जाए तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी तरह कर सकते हैं इस चीज़ को। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो फेस होता है गवर्नमेंट का, तो तारड़ साहब को देखना पड़ेगा कि उनको, जैसे आपने कहा शिद्दत ज़रा ज़्यादा होती है उनके बयानात में, तो वो शायद उनको थोड़े कम करने पड़े, बट ये तो आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। ऐसे नहीं इकबाल साहब की हद तक, लेकिन ये है कि प्लानिंग वो पहले भी संभाल चुके हैं कई दफ़ा,
सो प्राइवेटाइजेशन वाली चीज़ उसके साथ कर दी है, और प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक आगे आने वाले दिनों में जो है एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर काफ़ी बहस होनी है, और ना सिर्फ PIA की हद तक बल्कि और भी चीज़ों के ऊपर जो है वो गुफ्तगू चल रही है। सो उसमें एहसन इकबाल साहब जैसे शख्स को लाना मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ होगी। बिल्कुल, और मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है वो जितनी दफ़ा प्लानिंग के मिनिस्टर बने हैं ना, मतलब मुझे ऐसे लगता है, मेरा कोई सोर्स नहीं है, कि एक शख्स जो है ना वो तंग भी पड़ जाता है और वो फिर चाहता है कि उसको कुछ नया काम दिया जाए। लेकिन अगर उनको अभी दोबारा ये देने लगे हैं ना, तो शायद इसमें मतलब चाइना भी कंफर्टेबल है उनसे, क्योंकि और इससे साबित शायद ये हो कि चाइना मज़ीद काम करना चाहता है। सो ये एक किस्म की मतलब जो है ना अच्छी चीज़ है। अगर वो आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हुकूमत, चाइना, ये वो सारा कुछ इन टॉक्स हैं, कुछ आगे मईशत का पहिया चलना है। बिल्कुल, और आप इस तरह से देखें कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री चले वो ख्वाजा साहब पहले भी थे, अब भी हैं, उसमें ज़्यादा काम नहीं होता। और फॉरेन मिनिस्ट्री जो है अलबत्ता उसमें काम होता है, और वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। तो उसमें अगर इसहाक डार साहब का नाम चल रहा है, लेकिन अभी ज़ाहिर है कुछ भी कंफर्म अभी तक जब हम शो पे बैठे हैं तो कंफर्म तो नहीं हुआ। तो ये अब देखने वाली चीज़ें, फॉरेन मिनिस्ट्री वो आ रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बाद। सो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो एक अच्छे फॉरेन मिनिस्टर साबित हुए, और उन्होंने इस काम को बड़ी संजीदगी से लिया, और वो अच्छे साबित हुए। उनमें अक्रॉस द ऑल क्वार्टर्स उनके ऊपर को उस तरह से तनकीद नहीं हुई, बल्कि उनका जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रवैया था काम करने का, वो भी सुना उनके जो लोग थे कि वो अपनी मेज़ क्लियर रखते हैं, मतलब फाइलें नहीं इकट्ठी होने देती, वो काम करते रहते हैं साथ साथ। तो ये वर्क कहते हैं कि मुझे पसंद आया उस तरह से। असल में बिल्कुल वो एलोक्वेंट बहुत है ना, वो अंग्रेज़ी में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा, हाँ, तो वो जाहिर है फॉरेन मिनिस्ट्री उन्होंने ठीक ही चलानी थी, और ठीक ही चलाई, तो उनको वो एडवांटेज था। अभी इसहाक डार साहब जो है ना, उनको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना है, और देखें अगर कहीं और मान जाए तो बेहतर है, वरना फिर जिमें उन्होंने खुशी मतलब फैमिली दी। दूसरा अगर हम बात कर लें, अगर नेशनल असेंबली की बात करें, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है उनके हवाले से जो बात अब समझ आ रही है, सामने आ रही है, वो थोड़ा सा हैंड है, मतलब हैंड हो गया उस तरह से कि सेनेट चेयरमैन के लिए उनको आई किया जा रहा था। फिर हमने सुना कि अनवारुल काकड़ साहब जो हैं उनको गिलानी साहब को नहीं देख रहे आप, वो संजानी साहब जो हैं उन्होंने भी अपना बीच में डाल दिया है कि जी मैं ही क्यों नहीं। तो गिलानी साहब का नाम कहीं तक सेनेट में नहीं हो रहा। अच्छा हुआ ये, पीछे से उन्होंने हलफ उठा लिया एज MNA, और रिटर्निंग कैंडिडेट भी हैं, उस तरह से उनकी नॉमिनेशन हो गई कि जी वो जीत गए इलेक्शन अपने हल्के से, तो MNA। सो आप दोनों चीज़ें नहीं कर सकते, तो वो सेनेटर भी थे, तो सेनेटरशिप से उनको हटना पड़ा। अब चूंकि यहाँ पे पीपल्स पार्टी जो है वो किसी किस्म का पोर्टफोलियो ले नहीं रही कोई, और अगर लेगी भी आने वाले कुछ, सुना ये भी है कि महीने के बाद जो है शायद कुछ पोर्टफोलियोज पीपल्स पार्टी ले लें, छोटे मोटे लोगों को अपीज भी तो करना होता है ना कि वो आए आपके पास। तो गिलानी साहब का उसमें भी उस तरह ऐसा वैसा प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो कोई ऐसा वैसा पोर्टफोलियो तो नहीं लेंगे, तो अब उनको MNA की सीट सुना है वो छोड़ देंगे, और वहाँ उनके हल्के से बाई इलेक्शन होगा, और सेनेट के इलेक्शन वो फिर से कंटेस्ट करेंगे। पता नहीं ये सारी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत क्या थी। वैसे तो चले ठीक है बात इस लिहाज से, मतलब क्योंकि उनके अभी 3 साल सेनेट में पड़े हुए थे, ठीक है। सो अब जब वो दोबारा इलेक्ट होंगे तो वो 6 साल के लिए आएंगे, और जाहिर है क्योंकि आजकल पीपल्स पार्टी और नून लीग की साजबाज है, सो अगर पीपल्स पार्टी ये चाहती है तो नून लीग मुकाबले में कुछ नहीं करेगी। सो ये हो जाएंगे 6 साल के लिए इलेक्ट, लेकिन 3 साल के लिए ऑलरेडी थे, तो ये सारी एक्सरसाइज इलेक्शन वाली करने की ज़रूरत क्या थी। वो और बात है कि चलें अब इनको एक एडवांटेज तो होगा, और वो एडवांटेज ये है कि पिछली दफ़ा आपको पता है जब जनरल इलेक्शन हुए तो मार्जिन 300 से कम का था, लेकिन अब शायद मुकाबला इतना टाइट ना हो, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि जब तो होता है ना बाई इलेक्शंस, जनरल इलेक्शन से 1 साल पहले 1.5 साल पहले, तो फिर तो लोग कहते हैं कि बस खैर है, जो दिल को पसंद है उसको हम वोट देंगे। अभी जो बाई इलेक्शंस है ना, जो कि जनरल इलेक्शन के 2 महीने बाद हैं, जिसका मतलब है कि आगे 5 साल की हुकूमत है, इसमें लोग ना हुकूमत के साथ जाते हैं कि यार हमारा हल्का है, पैसे को लेके आएगा, लगाएगा। इसमें लोग ज़्यादा जो है ना तजर्बा नहीं करते। हाँ, बट हमने 8 फरवरी में देखा कि जो हमारे तमाम अंदाजे थे उससे बढ़ के बरक्स एक चीज़ हुई।
कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो इतनी तादाद में सीटें लेंगे। तो बाई इलेक्शन में भी शायद ऐसी चीज़ नज़र है। अब डिपेंड करता है ना मोमेंटम कितना। वो हमारे शो पे ही तैमूर मलिक साहब आए हुए थे, ज़ाहिर है वही कंटेस्ट करेंगे। तो इस दफ़ा अभी तक मतलब अकॉर्डिंग टू ECP तो वो नहीं जीते वो इलेक्शन, लेकिन बाई इलेक्शन में देखते हैं, आपकी वाली बात भी सच हो सकती है। सो फाइनेंस पे अगर आप आ जाएँ तो औरंगज़ेब साहब जो है अच्छा, उन्होंने बड़ा एक तरीके से मेरे ख्याल में उनको इंक्लूड करेंगे फाइनेंस के अंदर। मिनिस्टर के हद तक वो मिनिस्टर उस तरह से बन नहीं सकते, ना ही सेनेटरशिप वो ले सकते हैं, क्योंकि वो ड्यूल नेशनैलिटी की वजह से वो उनको ड्यूल नेशनैलिटी अपनी छोड़नी पड़ेगी। सो उसके बाद ही कैन बी सेनेटर और या किसी और बाई इलेक्शन के तहत मिनिस्टर, बट उससे पहले नहीं। सो ये शायद मेरा अपना ख्याल है कि उन्होंने बात ही इस तरह से की कि जी मुझे आप रखें बैकग्राउंड में एज एन एडवाइजरी, मैक्रो इश्यूज़ जो हैं उनके ऊपर आपको एडवाइस करने के लिए। बैंकर तो वो बड़े ज़बरदस्त हैं, वो समझते हैं तमाम चीज़ों को। और मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब या तो शायद रिटेन कर लें फाइनेंस को अपने पास, या फिर शमशाद साहिबा जो हैं, जो अभी केयर टेकर में थी हमारी फाइनेंस की, उनको वो एज स्टेट मिनिस्टर टाइप चीज़ ले आएँ और उनसे कराएं जो मिनिस्ट्रियल रोल है, एडवाइजरी कैपेसिटी औरंगज़ेब साहब करें। मुझे ये फाइनेंस का स्ट्रक्चर लग रहा है जो कि कोई बुरा स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ बिल्कुल, और वो जाहिर है वो भी तो हो सकता है ना कि आप ही हैं मिनिस्टर, लेकिन बस आपका प्रोटोकॉल एग्जैक्टली वो वाला नहीं है। सो वो उस तरह से चल जाएगा। तो चले फाइनेंस के अब देखें ना, अब तो सबसे अहम मिनिस्ट्री जो है वो फाइनेंस की ही डिवीज़न जो है उसको हमने देखना है। और वो किस तरह आगे IMF के पास जाते हैं, वहाँ से बुलावा तो आ गया आपको, मतलब आपने विद इन अ मंथ आपने वहाँ जाना है, आपकी ट्रांस के लिए भी जाना है, और अगली जो है उसकी की आपने इनिशियल टॉक्स जो है वो शुरू करनी है, जो कि हमारे ज़हन में कुछ 7-8 बिलियन डॉलर का पैकेज है। सो ये अब सारी चीज़ें जो हैं इनके लिए आपको लोग बड़े तगड़े चाहिए। सो लग तो ये रहा है कि तगड़े लोग ही हैं फ़िलहाल। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, होपफुली बेहतरी ही आएगी। बात कर लेते हैं थोड़ी पंजाब असेंबली की हद तक। तो वहाँ पे कोई ऐसी वही जो पहले होता रहा है कि एक बड़ी लाहौर सेंट्रिक कैबिनेट है पंजाब की इस दफ़ा। उसके अंदर बहुत सारे जो नून लीग के लोग हैं, जो रिश्तेदार भी हैं, उनको भी इंक्लूड किया है। कुछ आउटसाइडर्स जैसे एक राना सिकंदर हयात हैं, वो एजुकेशन में आए हैं। आशिक किरमानी साहब हैं, वो भी अब हैं मिनिस्टर हैं। उसके अलावा हमारे पंजाब के अंदर पहली दफ़ा एक सिख कम्युनिटी से अरोरा साहब जो हैं वो भी मिनिस्टर बने हैं। तो ये तो चीज़ अच्छी है, लेकिन ये तनकीद भी हो रही है कि जी आपने अपने उसी तरह जो मैं नहीं कह रहा, जो सोशल मीडिया पे के आदत से मजबूर होते हुए आपने अपने फैमिली वालों को नवाजा, जो कि मेरे ख्याल में एक हद तक बात ठीक है, लेकिन इतनी ठीक भी नहीं, क्योंकि और भी काफ़ी लोग हैं। असल में सबसे ज़्यादा तनकीद तो हो रही है ना ख़वातीन जो रिज़र्व सीट्स में आई हैं कि उनका ज़्यादातर का ताल्लुक लाहौर से है। जी। सो अगेन अब ये स्ट्रेटजी की बात है, एक पार्टी अपने आप को कैसे देख रही है कि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसी में स्ट्रॉन्ग रहना है, या जहाँ पे वीक थे वहाँ से आपने अगले इलेक्शन के लिए किसी लेके आनी है स्ट्रेंथ। सो नून लीग ने तो अपना फैसला दिखा दिया है कि वो क्या चाहते हैं। तो अब ये ठीक साबित होगा नहीं साबित होगा ये अभी कुछ दिनों में पता लग जाएगा। एक मैं इसमें KP असेंबली का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो गए, पहला दौरा, और वहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब उनसे नहीं मिले, उनके भाई थे। अच्छा, अब वो अगेन वो नहीं मिले कि वो एहतजाज कर रहे थे क्योंकि वो इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। अच्छा, बात ये है कि बिल्कुल ठीक है, मैं अली अमीन गंडापुर साहब का आईनी जमहूरी हक है एहतजाज करना, वो बिल्कुल करें, लेकिन एहतजाज करने के तो 1000 तरीके होते हैं। ना मिलना से भी कौन सा किसी को जेल हो गई है, ना मिलने से अलामती है ना। तो अलामती तो एक प्रोटेस्ट है कि आप यहाँ पे काली पट्टी बांध लो, वो अलामती हो गया प्रोटेस्ट। आप मिलते, आप वहाँ के फंड्स अप्रूव करवाते, आप नए प्रोजेक्ट्स अप्रूव करवाते, आप वहाँ पे काम शुरू करते। हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि आप एहतजाज जितना मर्जी करें, लेकिन आपने KP में कुछ करके दिखाना है। नहीं तो वो ठीक है कि तीसरी दफ़ा आप KP में आ गए हैं, लेकिन आपको पंजाब वाले, आपको सिंध वाले, आपको बलूचिस्तान वाले क्यों वोट देंगे अगर आप उनको जो सूबा आपके पास तीसरी दफ़ा है, अगर आप उसको ठीक करके या बेहतर करके नहीं दिखाते। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। ये आई डिसएग्री विद दिस कि देखें, चीफ मिनिस्टर्स तो अपने सूबों के चीफ मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर तो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। और अब जो चीज़ हो गई है वो हो गई है। अली अमीन गंडापुर ने जो इसके अंदर अपनी जस्टिफिकेशन दी, उन्होंने कहा जी मुझे इस्लामाबाद मैं हूँगा उस दौरान जब PM साहब आ रहे हैं, क्योंकि मेरी मीटिंग है बानी PTI खान साहब से जेल में, अडियाला में।
सो ये भी सिंबॉलिक था एक इस तरह से कि उन्होंने कहा कि जैसे आपने कहा कि हम आपको नहीं मानते, हम उनको मानते हैं, तो वहाँ चले गए। लेकिन ये कितनी देर तक करेंगे? ये आगे जाते हुए आपने सही फरमाया कि काम जो है आपको देखें कि हर सूबे का वफाक से एक ताल्लुक़ है और वहीं से आपकी चीज़ें बहुत सारी फ़्लो करनी है। पंजाब का हत्ता कि ज़्यादा है, लेकिन इसका ये मतलब है KP का नहीं है। तो आपने वो ब्रिज जो है उसको बर्न नहीं करना, वो आपने उसको बरकरार रखना है, बल्कि उसके अंदर आप थोड़ा अगर स्मार्टली खेलें तो आप उसको सोलिडिफाई कर सकते हैं मजीद। बिल्कुल। और अगेन हम तो नहीं मना कर रहे एहतजाज करने से, वो करें आप अपना, वो आप करें, लेकिन वो मिलना किसी से ना छोड़ें। असल में एक और सर बात जो मुझे PTI की हद तक थोड़ी सी लगती है, जो थोड़ा इशू वो खुद भी फेस कर रहे हैं इंटरनली, कि जो ओल्ड फेसेस थे वो तो अब नहीं नज़र आए ना इसके अंदर। मतलब असद उमर साहब, शिरीन मज़ारी साहिबा, शामुल कुरैशी साहब जेल के अंदर हैं, उनके जो सीनियर लीडर्स हैं वो अब मंजर आम पे उस तरह से नहीं है। रह गए जो हैं उनमें से गंडापुर साहब जो हैं KP CM लग गए हैं, उसके अलावा बैरिस्टर गौर और अली ज़फ़र जो हैं वो अब पार्टी का एक सॉर्ट ऑफ फेस बन रहे हैं। उसकी वाहिद वजह यह है कि खान साहब बानी PTI जो है वो जेल में। अब ये तो हमने वैसे भी उनके मुंह से ही सुना है खान साहब के, मतलब उन्होंने जब गुफ्तगू की रिपोर्टर से जेल की सूरत हाल का पूछा तो उन्होंने कहा यहाँ पे टेलीविज़न जो है उस पर सिर्फ जो नेशनल हमारा ब्रॉडकास्टर है सिर्फ वो आता है वहाँ पर, तो वो तो एक सोर्स ऑफ न्यूज़ तो नहीं है। सो उनको जो भी इन्फॉर्मेशन, वो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी नहीं है, वो पता नहीं सोर्स ऑफ क्या है। जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एक शख्स कुछ जाता है या सहाफ़ी जाते हैं या उनकी कोई पेशी होती है तो उस पर उनको बताते हैं कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फिर वो उसको परकुलेट करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, अच्छा अब मैं इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या पेश करूं। फिर वो लोग जाते हैं उनके पास मिलने के लिए, फिर वो आते हैं और बताते हैं हमें ये बताया गया। और एक इंफॉर्मेशन डिस्कनेक्ट जो है वो आ रहा है, सामना करना पड़ रहा होगा उनको। ना सिर्फ ये, उनके डिसीजंस में भी अगेन हमें इस तरह की चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कि झगड़ा साहब की ट्वीट है, उन्होंने कहा जी कि मुझे शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री देनी थी और ये बात गौहर अयूब के सामने की थी खान साहब ने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बात ये है कि यहाँ तो झगड़ा साहब गलत कह रहे हैं, यहाँ जिसने देनी थी उसने देने से इनकार कर दिया। अब बात ये है कि 3 इसमें है ना सेंटर्स, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, मतलब गलत से मुराद है कहीं ना कहीं कुछ छुपाया जा रहा है। सो खान साहब के पास पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच भी नहीं रही शायद। यस, सो और ये एक मसला है, क्योंकि बाकी पार्टी से हटके PTI में तो वन मैन शो है, कोई फैसला नहीं ले सकता जब तक उनका वो ना हो आपके पास। हाँ, और अब तो जाहिर है किसी पार्टी में भी वो 18वीं तरमीम के बाद अब मतलब पार्टी चेयरमैन से ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। और चलें अब कल प्रेसिडेंशियल जो सदर का इंतखाब कल है, कल की तारीख में होगा। प्रॉबेबली ज़रदारी साहब जो हैं मुकाबला उनका अचकज़ई साहब से है, तो काफ़ी क्लियर है कि ज़रदारी साहब जो है वो स्मूथली कर जाएंगे। लेकिन किसी किस्म का जो अपसेट होता है, सरप्राइज़ होता है, वो PTI का स्टाइल है, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि ये तो एक उस तरह से एक पार्लिमानी जो है एक कार्रवाई है जिसके अंदर बड़ा मुश्किल है कि आप किसी किस्म का एक स्पैनर डाल दें बीच में। तो सर ये सारी बातें, उसके अलावा एक बात जो है वो हम ज़रूर करना चाहेंगे, वो ये कि आज एक वीडियो आपके मेरी नज़रों से गुजरी कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो प्रेसिडेंसी से आज जा रहे थे, रुखसत हो रहे थे और वहाँ से छोड़ रहे थे। सो अमूमन प्रेसिडेंट आउटगोइंग जो होता है उसके इर्द गिर्द जो आपके प्राइम मिनिस्टर हों, आपके इनफैक्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हों और दीगर गवर्नर्स वगैरह जो हैं वो उनको बाकायदा एक सेंड ऑफ सा होता है कि आपने 5 साल ये काम किया। तो अब एक नया प्रेसिडेंट आ रहा है, अलवी साहब मुकम्मल तौर पे अकेले थे और एंड में एक सलूट करके गेट से वो चले गए। ये वीडियो में हमें नज़र आया और इस पर तनकीद हो रही है, और इस पर तनकीद एक लिहाज से बनती भी है कि मतलब जो जैसे फ़र्ज़ करें अगर नून लीग तनकीद कर रही है कि शहबाज शरीफ साहब गए और गंदापुर साहब नहीं थे, तो फ्लिप साइड पे फिर ये भी बात जो है वो PTI के सपोर्टर को भी करना उसका हक़ है और जायज़ भी है कि आपको शायद थोड़ा सा इसका प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए था। और मसला सिर्फ और कोई नहीं है सर, इसमें यह कि अगर ये ट्रेडिशन जो है ये ब्रेक हुई है और नई ट्रेडिशन ये बन जाए कि यार प्रेसिडेंट जा रहे थे जान दे, को मसले वाली बात तो नहीं है। सो ये सिंबॉलिक होती हैं ट्रेडिशंस, तो इनको बरकरार रखना चाहिए, ना कि आप सियासी अपने मसाइल की वजह से इनको तोड़ना शुरू कर दें। हाँ, बस मैं तो खैर और ही एंगल से सोचता हूँ कि मुझे तो ये था कि अगर ये मतलब जिस तरह से सेंड ऑफ होता है उस तरह से हो तो कंटेंट ज़्यादा जनरेट होगा, हम इसके बारे में बैठ के बात करेंगे, या अगर ये ना हो तो फिर हम इसके बारे में बात करेंगे जैसे कि हम कर रहे हैं। सो अगेन मतलब वो देखिए ना कि अब ये एक ऐसी चीज़ है, सदर एक अलामती पोजीशन है, बहुत सारे पर्क्स हैं
काम एज सच कोई नहीं है, जिम्मेदारी एज सच कोई नहीं है, कल को फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। तो एक सदर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या हजीमत उठानी पड़ सकती है वो ठीक है। तो क्या अगर आप इसमें भी इवेंचुअली उनको बिल्कुल वो अच्छे वाला सेंड ऑफ दे देते हैं तो फिर इसका मतलब है कि सदर से तो अच्छी जॉब दुनिया में किसी की है ही नहीं। सो मतलब यहाँ पे तो वही वाली बात है कि आज तक इस बात पे भी तो तनकीद होती है कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब सदर से उतर के कुर्सी से जा रहे थे तो आपने उनको बाकायदा सेंड ऑफ क्यों दिया। सो ये एक सवाल है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं तो इस पे बिल्कुल क्लूलेस हूँ, मैं सोचूंगा इस पर। और बारह आप देखते हैं आफ्टर प्रेसिडेंट से हट के आरिफ अलवी साहब का पीटीआई के अंदर अब वो री इनकॉर्पोरेट होते हैं, हो पाते हैं, नहीं होते, वो उस लिहाज से वाहिद मेरे ख्याल में सीनियर रहनुमा है पीटीआई के जिनके ऊपर 9 मई की हद तक कोई अभी तक तो कार्रवाई नहीं अब ना हो जाए, अब तो वैसे नहीं हो सकती, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन उनका एक रोल पार्टी के अंदर क्या होगा, वो कौन उनको देगा, ये भी देखने वाली चीज़ है। आया होगा भी या नहीं ये भी नहीं पता। वो नई जो पीटीआई जिसको आप बार बार कह रहे हैं कि अब जो नए चेहरे हैं वो तो उनसे खुश नहीं है। हाँ हाँ जाहिर है, क्योंकि उनको उनसे जो भी चीज़ें करनी थी वो होती तो नहीं। एक दीवार की सूरत पे खड़े तो है वो, लेकिन वो दीवार की चुनाई वीक थी, तो वो फिर एंड में सारा मामला हो जाता है। हमारा सर हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है, यहाँ हमने इजाज़त लेती है। नाज़रीन कल आपसे इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।